हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन जोन। तो आज हम लोग फिर से नया टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर आपका पुराना ही है। जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पर है, क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट ये क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपको क्लास 10th के लिए। सीबीएसई जो भी बच्चा है, मतलब जो सीबीएसई से है या बिहार बोर्ड से है, वो सबके लिए बस अगर मीडियम अगर इंग्लिश हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई के लिए हो या बिहार बोर्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या क्या से लर्न करेंगे, तो व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे हमें जानना है, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना है। दूसरा, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक करते हैं रिएक्शन में या उसकी प्रॉपर्टी में या उसके कलर में, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, एक एक क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी मैं। जो भी प्रॉब्लम होगा सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरा, कि कुछ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है रिलेटेड टू योर बोर्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अब अगर आप पीवाईक्यू देखते हो जा करके, तो ये चैप्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेटेड टू योर एग्जाम। सीबीएसई हमेशा इस चीज़ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बाबू, हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में जो न्यू बच्चा है या जो न्यू स्टूडेंट है, वो सबसे पहले आप पार्ट 1 जा करके देखो, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ पीवाईक्यू दिखाऊंगी। जितना मैं टॉपिक पढ़ा दूंगी उस टॉपिक से रिलेटेड मैं पीवाईक्यू दिखाऊंगी, समझ। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि इससे पहले की चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है और हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। तो अगर जो बच्चा नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो, तो सबसे पहले वो जाकर के पहला वीडियो देखो, पार्ट 1 देखो, उसके बाद ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ एसिड देखा था, फिर हमने कुछ डेफिनेशन ऑफ बेस देखा था, फिर मैंने बताया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड कितने तरीके का होता है, बेस कितने तरीके का होता है। फिर मैंने बताया था कि एसिड को जानने के लिए मुझे कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो इंडिकेटर्स कितने तरीके का मैंने बताया आपको। मैंने बताया था 2 तरीके का इंडिकेटर्स की। कितने टाइप्स के हैं? 2। मैंने बोला था एक आपका नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल में भी मैंने आपको बहुत सारा नाम बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिटमस पेपर का बताया था, लिटमस पेपर के बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने टर्मरिक के बारे में बताया था, फिर रेड कैबेज के बारे में बताया था, और तो आर्टिफिशियल में मैंने आपको फिनोफ्थलीन के बारे में बताया था, मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताया था, और एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें आपने अगर देखा हो तो आपको आगे समझ में आएगा, अगर नहीं तो पहले बैठ कर जाकर देखिए, फिर समझ में आएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक। कल मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाया था, तो आप बताओ। तो लास्ट मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी पे छोड़ा था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो मैंने बताया था फर्स्ट क्या, तो वो अपने टेस्ट में कैसे होते हैं, सौर होते हैं। फिर मैंने बताया था कि रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देता है। फिर मैंने एक चीज़ बताया था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। ठीक है, इतना बात मैंने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स स्टार्ट होता है, और यहाँ से आपको केयरफुल्ली समझना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा ही आता है। तो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमने देखा है, अब इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ देखा, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये स्टार्ट हो जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जिसमें कुछ केमिकली हमें पता चले, या केमिकली जब हम रिएक्ट वगैरह कराते हैं जो हमें इजीली हम समझ नहीं पाते, वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाऊंगी आपको धीरे धीरे। तो फर्स्ट अगर मुझे जानना है कि फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक बात और समझना पड़ेगा। मैंने बोला था कि एसिड देयर आर 2 टाइप्स, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बोला था और एक वीक बोला था।
ठीक है। तो आपने बताया कि मैम स्ट्रॉन्ग एसिड हम पीएच स्केल पे डालेंगे तो 0 टू 3.5 3.6 मतलब जितना फ्रॉम 7 टू नियर हम आएंगे 0 के पास उतना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं हम पहचान सकते हैं कि हाँ पीएच स्केल पे डाल दिया या कोई इंडिकेटर पे डाल दिया, नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को कहेंगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पानी में को अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में मिला हो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तभी कहलाएगा जब वो पानी में H प्लस आयंस देगा। क्या देगा? H प्लस आयंस देगा, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जितना पानी में इतना स्ट्रॉन्ग H प्लस आयंस देगा उतना ही वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर H प्लस आयंस बहुत कम दे रहा है तो वो वीक एसिड कहलाएगा। और ये बात किसने कहा था? आरेनियस ने कहा था। आरेनियस नाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आरेनियस थ्योरी दिया था। उस आरेनियस थ्योरी में कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो पानी के अंदर क्या दे, H प्लस आयंस दे। H प्लस आयंस मतलब जो उसमें H पॉजिटिव उसमें आयंस निकलता। क्या इसको देख पाएंगे इजली? नहीं, ये इजली नहीं दिखता। जब पानी के अंदर हम इसको रिएक्शन कराते हैं तब जाकर के पता चलता है कि वो देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्या कि केमिकल रिएक्शन क्या है। और यहाँ से जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये सारा मैं पीपीटी से भी समझाऊंगी। तो क्या देखेंगे कि रिएक्शन क्या होगा, किसके साथ करेगा रिएक्शन, एसिड करेगा किसके साथ करेगा, विद पहला हम लोग देखते हैं मेटल के साथ। ठीक है, और मेटल किसको कहते हैं? ये मत बोलना आप लोग कि हाँ मैम शाइनी होता है, सोनरस होता है, हार्ड होता है, नहीं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़े तो केमिकल के बारे में पता होना चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े, तो किसको बोलेंगे हम? मेटल जो अपने नेचर में आयंस को क्या करे, डोनेट करे। आयंस को क्या करे, डोनेट करता है। अगर आयंस को वो डोनेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे मेटल। क्लियर? चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई एसिड को किससे रिएक्ट कराएंगे, मेटल के साथ। किससे रिएक्ट कराएंगे? मेटल के साथ अगर कराएंगे तो मुझे क्या क्या ऑब्टेन होगा। तो अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो मुझे रिजल्ट में मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि एसिड को किस चीज से रिएक्ट कराने पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मेटल और एसिड को रिएक्शन कराने पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं। तो एक तो हमें सॉल्ट मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ मैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना ही है। कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो, कोई सा भी मेटल उठा लो, जैसे कोई सा भी मेटल बोलो, कोई सा भी एसिड बोल दो, और एसिड हमेशा कैसा होना चाहिए ये याद रखना है आपको, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया जिंक, ठीक है, फिर मैंने लिया क्या, एक कोई सा भी एसिड ले लो, H2SO4। आप यहाँ पे कोई सा भी एसिड ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, या जो मन करे वो ले सकते हो। जनरली स्ट्रॉन्ग ही लेना है। जब मैंने इसको रिएक्ट कराया, अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में अगर फॉलो करोगे तो ही इस चीज का फायदा मिलेगा, अगर फॉलो नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। बस वही होगा, वीडियो देख लिए, रुक गया, अब बात खत्म। मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज। अब बताओ आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो और पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज बताओ। फर्स्ट पोटेशियम से स्टार्ट होता है और लास्ट कहाँ तक जाएगा वो आप मुझे बताओ। रिएक्टिविटी सीरीज अगर मालूम है तो आपको पता होगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक बात बताओ, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मेरे रहते हुए कोई और कंपाउंड बना ले। तो ये क्या कहेगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा और इसको बोलेगा कि भैया तुम हटो यहाँ से, इसको बोलेगा हाइड्रोजन को हटो। और जिंक क्या करेगा, अपने साथ किसके पास बैठ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के पास में जो हाइड्रोजन उसको हटा के सल्फर के पास जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया क्या, जेड, 1 सेकेंड, ये बन गया क्या, ZN
SO4 जिंक सल्फाइड। और मैंने बताया था कि जब सल्फर 4 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो सल्फाइड एज अ टर्म हम उसको देते हैं। तो जिंक सल्फाइड और प्लस अकेला कौन बच गया बेचारा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो आपसे पूछा जाए, प्रॉपर्टी है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टी है, किसी एसिड को अगर मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलेगा, तो मैम सॉल्ट मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसका एग्जांपल और भी कोई बहुत सारा है, आप देख सकते हो, मैं आपको पीपीटी से दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। ये पीपीटी है, ओके, देखो यहाँ पे ये रहा कि किसी मेटल को आप एसिड से रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ पे भी वही एग्जांपल ले रखा है। आपका मन कर रहा है कि नहीं मैम हम यहाँ पे मैग्नीशियम लेना चाहते हैं और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना चाहते हैं। आप देख लो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, MgCl2 बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, मेरे पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। मन करेगा नहीं मैम हम नाइट्रिक एसिड लेना चाहते हैं, इसके जगह पे कैल्शियम लेना चाहते हैं, इसके जगह पे नाइट्रिक HNO3 लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे ये भी कर सकते हो। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इतना मैंने समझा दिया आप लोगों को, तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आंसर खुद ब खुद दे सकते हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा, ये सारी कहानी सब लिखी हुई है, तो कहानी तो मुझे बताना नहीं है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गया, चलो अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला हमारा क्या आता है, 1 सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ, क्या सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग देखेंगे एसिड एंड बेस। चलो आते हैं हम लोग सेकेंड में, हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या, तो दूसरा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी याद रखना है कि क्या होता है कि अगर किसी भी एसिड को आपने क्या किया, मेटल कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, 1 सेकेंड, मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। एसिड को किसे रिएक्ट कराया मैंने, मेटल कार्बोनेट के साथ। अगर यहाँ पे मेटल कार्बोनेट नहीं लिखा हो तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपको हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन, पेन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा पेन 1-2 दिन में। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको याद रखना। अच्छा सबसे मैम एक बात और मुझे जानना है कि ये मेटल कार्बोनेट होता क्या, किसी भी मेटल को आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, किसी भी मेटल को आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, नहीं सॉरी, किसी भी मेटल को आप कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा CO3, और इसी को हम कहते हैं क्या, मेटल कार्बोनेट। क्लियर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, मेटल को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट कराते हैं, वो तीनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, कार्बोनेट बना लेते हैं, मेटल कार्बोनेट बना लेते हैं। फिर से एक बार समझो, थोड़ा सा गैदरिंग हो गया, एक्चुअली मैं हाथ से लिख रही हूँ ना, पेन काम नहीं कर रहा है। देखो किसी भी मेटल को आप कार्बोनेट से, कार्बोनेट क्या होता है मैम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन से ऑलरेडी रिएक्ट कर करके वो कार्बोनेट बन जाता है, ऑक्सीजन से हो जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोनेट, उसी को कहते हैं हम मेटल। मतलब मेटल के साथ आपको क्या मिलेगा, CO3 मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा, उसे मेटल कार्बोनेट कहते हैं। क्लियर, अब आ जाओ यहाँ पे हमारा केमिकल प्रॉपर्टी की, कि अगर कोई भी मेटल, कोई भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो मैम हमें क्या क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा सबसे पहले तो सॉल्ट तो मिलेगा ही, ये जरूर याद रखना कि सॉल्ट हमेशा आएगा, और प्लस क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी मिलेगा, इतना याद रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी मिलेगा। क्या क्या मैंने बताया कि अगर किसी मेटल एसिड को मेटल कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक तो मुझे मिलेगा सॉल्ट, दूसरा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरा मिलेगा पानी। लेकिन हाइड्रोजन गैस किसमें मिला था, ओनली मेटल के साथ मिला था, इसको याद रखना है आपको। अब इसका रिएक्शन मुझे बताना है कि रिएक्शन क्या, रिएक्शन समझ में आना चाहिए, रिएक्शन नहीं समझ में। चलो इसका कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले लो, कोई सा भी, कैसा भी एग्जाम्पल ले लो, जो दिल करे वो ले लो, लेकिन आना चाहिए वो।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ, पेज ले लेती हूँ मैं यहाँ पे लेती हूँ क्या, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों, क्योंकि कैल्शियम को हमने CO3 से करा था, कैल्शियम कार्बोनेट बना। फिर मैं करा रही हूँ HCl से। अब इस जगह पे कोई सा भी एसिड ले सकते हो, HCl ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो या नाइट्रिक एसिड ले सकते हो, कोई सा भी एसिड लेना हो, लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए वो। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एरो डालूंगी तो यहाँ पे क्या, अब बताओ फिर से यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, आ गया रिएक्टिविटी सीरीज का कहानी कि मैम कैल्शियम जो है वो क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रो कैल्शियम क्या बोलेगा हाइड्रोजन को, चलो भैया तुम अपना साइड लो, यहाँ पे तुम्हारा रहने का जगह नहीं है। तो कैल्शियम किसके पास चला जाएगा, वो चला जाएगा Cl2 के पास, ठीक है। अब ये Cl2 क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बाद में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन किससे रिएक्ट करता है, कैसे बनता है, किसी एटॉमिक नंबर कितना है, ये पता होना चाहिए। फिर ये बना लेता है क्या, पानी, और बना लेता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लोग मैम डायरेक्ट ये बना लेते क्या, नहीं, सबसे पहले ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, फिर बनाता है H2CO3, मतलब कि हाइड्रोकार्बोनेट बनाता है। और ये टूटता है दो चीज में, एक खुद से क्या कर लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पानी बना लेगा, H2O बना लेगा, और एक बच जाएगा क्या इसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये समझ में आया आपको सेकेंड प्रॉपर्टी, कि अगर किसी एसिड को आप मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको PPT से समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आ जाओ, क्या है मेटल कार्बोनेट, दूसरा वाला प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, मेटल कार्बोनेट को किससे कराएंगे, एसिड से कराएंगे, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और पानी मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ और एग्जांपल लिया मैंने, कुछ और एग्जांपल लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस HCl ले लिया है। फिर यहाँ पे जैसे बना तो क्या बना, यहाँ पे पानी बना, और पानी हमेशा एक्वस में आता है, ठीक है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में घुल जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला और ये हमारा ये पानी मिला। क्लियर है। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, नहीं, क्वेश्चन ये है कि एक्सपेरिमेंट बताता है कि बताइए कि कैसे हम मान ले कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, कैसे पता चलता है। इसके लिए थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा। क्लियर। चलो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, 1 सेकेंड। ओफो, चलो यहाँ पे ले रहे हैं। अब आ जाओ, देखो क्या होता है ना कि जब आप, इसका हम थोड़ा सा टेस्टिंग करके देखते हैं कि मैम क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसका ये एनसीईआरटी में टेस्टिंग दिया हुआ, आप देख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, आप किससे पास कराओगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये जो पानी जो कैल्शियम होता है ना, लाइमस्टोन, उसको पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बन जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड, इसको हॉल्ट वाइज कहते हैं। जैसे ही ये चीज यहाँ पे हम डालेंगे तो ये इसका एक नया फॉर्मेशन होगा। नया फॉर्मेशन कैसा बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस बनेगा पानी, ठीक है। कैल्शियम, देखो मैं क्या कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया। जैसे रिएक्ट कराऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, मेरा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा बन जाएगा, कलर में ये मिल्की नेचर बनेगा, मिल्की कलर बन जाएगा, मतलब दूध जैसा होता है ना वैसा बनेगा, और प्लस पानी तो रहेगा ही। ये अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक्सेस लेवल पे इसको अगर हम डाल दे तो क्या हो जाएगा, तो अगर आप एक्सेस लेवल पर डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, मतलब जैसा था वैसा ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाला देखो, यहाँ पे कहाँ चला गया, 1 सेकेंड। यहाँ देखो, ये मैंने एक्सपेरिमेंट डाल रखा है, इसको ध्यान देते कि when carbon dioxide gas react with lime water कौन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने पानी से किया तो उसको हम लाइम वाटर, ये लाइम वाटर हो गया और ये पानी। जैसे ही मैंने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है क्या,
एक बहुत ज़्यादा ही मिल्की कलर का पानी मिलता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने पे ये चीज़ पता चलता है कि कौन-कौन सा प्रॉपर्टी आता है और ये कौन-कौन से गैसेस में बनते हैं। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रही? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बताना, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगी। वैसे मैं एक बार समराइज़ कर दूँगी थोड़ी देर के बाद। फिर से सुनो कि मैम कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको CaOH होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, वो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बना और प्लस पानी बना। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा बनता है, ये व्हाइट पीपीटी बनता है और ये एकदम बिल्कुल मिल्की वे के कलर होता है। इसे ही हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम एक्सेस लेवल पे अगर इसमें हम डाल दे तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा ही एक्सेस लेवल पर डाल दे तो तब क्या होगा, तो फिर वापस से वो सेम वैसा ही कलर हो जाएगा जैसा कलर में था। क्लियर है? चलो अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग। ये देखो यहाँ क्या है कि इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द लाइम वाटर, तो क्या हो जाएगा, जो व्हाइट पीपीटी है पहले ही के जैसा फॉर्मेशन उसमें हो जाएगी और वो डिजोल्व हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये चीज को देख लेना, नहीं समझ में आया कमेंट में बताना, मैं वापस से इस चीज को दोबारा से बताऊंगी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया, एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट हम लोगों ने क्या सीखा है मैम, किसी भी एसिड को अगर हम किसी रिएक्ट कराते हैं, मेटल से कराते हैं, मेटल से कराते हैं तो हमें पहले तो हमें सॉल्ट मिलेगा मैम, ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसका एग्जांपल याद है। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा है कि किसी भी एसिड को हमने किससे रिएक्ट कराया है, मेटल प्लस कार्बोनेट से। मेटल तो इसको बोलते हैं हम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट CO3 जिसमें आता है, और या हम बोल सकते हैं हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है, तो मैम पहले तो सॉल्ट मिलेगा, फिर मुझे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और फिर मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हमें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो वो मिल्की वे में कलर में बदल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो भी फॉर्मेशन हुई है मिल्की वे वो बन गया और वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है, कौन सा थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, तो मैम क्या बच गया हमारे पास, मेटल बच गया, मेटल ऑक्साइड। तो हम देखेंगे कि अगर किसी एसिड को किससे, मेटल ऑक्साइड के साथ, मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ, किसी भी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, एसिड को हमने किससे कराया, एसिड को हमने कराया किससे, मेटल ऑक्साइड से। अभी मेटल ऑक्साइड क्या, उसको पहले समझ लो। किसी भी मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो वो बन जाता है हमारा क्या, मेटल ऑक्साइड। और एक चीज आपको नोट में याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था, देखो फर्स्ट चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि सेकंड होता है, और थर्ड होता है, फोर्थ होता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। या मैंने इसी चैप्टर में पार्ट 1 में आप लोगों को एक टर्म समझाया था डाइल्यूट के बारे में, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अब मैं नहीं समझाऊंगी। तो डाइल्यूट के बारे में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में है, देख लेना जा करके। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। डाइल्यूट एसिड उसे कहते हैं जो पतला हो, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, बहुत ज्यादा, बहुत ही कम हो, और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो। कॉन्सेंट्रेटेड उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो और सॉल्वेंट का बहुत कम हो। इसको देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में। तो नोट में ये याद रखना है आपको कि किसी भी एसिड को अगर आप, किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज से जो उसके नम में कम आता हो, फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, आपने इसको रिएक्ट करा दिया किसी एसिड के साथ, ठीक है, और वो मेटल क्या होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कम होता है, क्योंकि मान लो कि सब में तो कॉमन हाइड्रोजन ही होता है, अभी मैं आगे बढ़ाऊंगी इस चीज को, सब में कॉमन हाइड्रोजन ही होता है।
तो हाइड्रोजन से अगर वो क्या हो सीरीज में वो नीचे आता, तो वहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन। और ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे चुका है ऑलरेडी बोर्ड, कि कोई ऐसा मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है और उसका अगर हम रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैम नहीं समझ में आया, आप हमें एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल समझो कि मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड, अभी मैंने क्या बोला, मेटल को किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो तो क्या बनने लेगा, वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। अच्छा, इसका नेचर क्या होता है मेटल ऑक्साइड, जनरली, मैं जनरली वर्ड बोलूँ इसका मतलब ये है कि एक्सेप्शन भी होगा यहाँ पे। जनरली अगर मैं बात करती हूँ तो जनरली ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। जनरली क्यों बोला, अभी थोड़ी देर के बाद मैं इस पे आऊंगी, ठीक है, पहले यहाँ समझ लेती हूँ। अब ये कैसा है, बेसिक है। अब इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किससे, H2 सॉरी HCl से करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दिया। अब बताओ मुझे, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है यहाँ पे, आपको समझना है कि क्या मैम ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, क्या ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा, बिग क्वेश्चन। आप मुझे बताओ क्या रिप्लेस कर पाएगा, पहले आप इसका आंसर दो, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद वीडियो देखना। इससे क्या होगा, आप थिंक करने के लायक बनोगे, आपका माइंड एक्टिव होगा, आप सोचने पे थोड़ा सा मजबूर होगे, क्या सच में ये कर पाएगा। अगर हाँ कर पाएगा तो देखते हैं क्या होगा, नहीं कर पाएगा तो भी देखती है। पहले वीडियो को पॉज करो और सोचो फिर आंसर दो। चलो मैं आगे इसके बारे में समझा रही हूँ। चलो मैंने क्या बोला कि कॉपर ऑक्साइड को किससे कराना है, HCl से कराना है, HCl से कराना है। अब HCl से कराएंगे तो सोचने वाली बात है कि मैम कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, मतलब कि लेस रिएक्टिव देन क्या है, हाइड्रोजन है। आप बताओ अगर कोई खुद नीचे पोजीशन में हो, क्या वो हाई पोजीशन वाले को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ भी ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में से, लेकिन मैम ये हाइड्रोजन होना, ये जो एसिड है वो होना कैसा चाहिए, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में नो रिएक्शन आता है। क्या मैम अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल दूं तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी यस। तो क्यों, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में H प्लस आयंस बहुत ज्यादा रिलीज करता है, जिसके वजह से ये रिएक्शन उस पर मिल जाता है और वो डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व मतलब उसमें घुल जाता है, मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सिल्वर को डाल दो उसमें, कोई सा भी एसिड में डाल दो। अब इसके लिए तो एक सोल्यूशन अलग ही आता है, उसका बात ही बाद में करेंगे हम, सिल्वर गोल्ड के लिए लगा था। तो इसमें डाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर। तो ये बात आपको नोट्स में बहुत 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 समझदारी से लिखना है कि व्हेन वी रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड and with those metal those who are already in the less reactive than hydrogen, there will be no any reaction, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। but if the hydrochloric acid or any acid, they are in the form of concentrated, no matter what will the in the reaction of the metal, they can be reacted। clear। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। तो मैं क्या पढ़ा रही थी, भी थोड़ा सा देख लो, ये मैं समझा रही थी, ठीक है। हाँ, कि कौन सा किससे रिएक्ट कराना है, तो मेटल एसिड को मेटल से करा दो या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड से करा दो, ठीक है। तो हम तीसरा वाला हम यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि मेटल को किससे कराना है, मेटल ऑक्साइड से। तो एसिड को डालो, फिर से मैं समझा रही हूँ, मेटल प्लस ऑक्साइड, और ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि बेसिक क्या होते हैं, तो अभी बेस तो मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन समझो। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द क्यों बोला आपने, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इसका मतलब कोई तो होगा जो एसिडिक फॉर्म में होता, यस। इसको भी आपको नोट्स में लिखना है, क्योंकि ये आपको P/Q में बहुत ज्यादा मिलेगा जब बनाओगे तो। और दूसरा ये है कि यहाँ पे क्या करना है हमें, कि जिस तरीके से कुछ कुछ अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग करते हैं, तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं
जो एसिडिक नेचर में भी होते हैं। क्या मैम ओनली एसिडिक में होते? नहीं, एक वर्ड आपको पढ़ना है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक आई होप आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो इतना तो होप कर ही सकते हैं कि यू नो ऑलरेडी व्हाट डू यू मीन बाय द एम्फोटेरिक। चलो ठीक है, कुछ बच्चे नादान होते हैं, मैम नहीं आता है, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर दिए, दिमाग से निकल गया, 9th क्लास नहीं पढ़े, चलो ठीक है। एम्फो का मतलब होता है बोथ, वो मतलब क्या होता है? बोथ, मतलब ये एसिडिक नेचर में भी होगा और बेसिक नेचर में भी होगा। कभी कभी ये एसिड के जैसे रिएक्ट करेगा, कभी कभी ये बेस के जैसे रिएक्ट करेगा। एसिड के जैसे रिएक्ट कब करेगा? जब उसके सामने बेस रहेगा। जब बेसिक नेचर कब करेगा? जब उसके सामने एसिडिक फॉर्म में रहेगा। क्लियर हो गया? तो मैम क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमारा एम्फोटेरिक नेचर बताता हो? तो हाँ, दो एलिमेंट है, इसको बढ़िया से लिखना, बहुत अच्छे से समझ के लिखना, क्योंकि ये एक्सेप्शन में बहुत क्वेश्चन आया है। इस बार कभी 2026 का भी पेपर उठा के देख लेना, मैंने ऑफलाइन में सारे बच्चे को ये चीज पढ़ाया था और वो बच्चा आराम से कर करके ना हो तो आप लोग PYQ देख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा है। तो दो चीज है, दो हमारे पास एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक होता है। एक हो जाता है हमारा Al2O3, इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ले रही हूँ मैं Al2O3, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है ZnO, ZnO। क्लियर हो रहा है? क्या बोली मैं? ZnO। इसको क्या पढ़ते हैं? जिंक ऑक्साइड। तो नोट्स में इस चीज को लिख लेना, देयर आर ओनली टू एम्फोटेरिक एसिड और बेस, या आपको लिखना है कि देयर आर टू मेटल दे आर सो इन द नेचर ऑफ एम्फोटेरिक। कौन कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और जिंक जब करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, और ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर में आते हैं। इसको आपको याद रखना है, नहीं याद रखोगे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है मैम, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा PPT से आप मुझे समझा दीजिए। अब PPT तो गड़बड़ हो जाता है बेटा, थोड़ा सा मुझे निकालना लगेगा। चलो ये रहा, इसका तो मैंने रिएक्शन बताया ही नहीं आप लोगों को, कोई नहीं, मैं अभी समझा दे रही आप लोगों को, ठीक है। ये देखो थर्ड टाइप हमने क्या पढ़ा था? मेटल को ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या क्या निकलेगा। तो जैसे आप मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो मुझे मिलेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। और मेटल ऑक्साइड में मैंने क्या बोला? जनरली कैसे होते हैं? ये बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर में मैम क्या कोई एक्सेप्शन भी है? तो हाँ, एल्यूमिनियम Al2O3 होता है और प्लस एंड सॉरी प्लस नॉट एंड जिंक ऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने एक रिएक्शन दे रखा है नोट्स में कि जब भी हम डाइल्यूट एसिड के साथ किसी भी मतलब मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेट कराएंगे तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाता है। क्लियर? अब आ जाता है हाइड्रो मेटल ऑक्साइड, मैंने बता दिया था सॉल्ट प्लस वाटर के बारे में। अब एक बात हमें सीखना है, आपको क्या बताना है मुझे कि मैं ये सारा एग्जाम्पल सब है, ठीक है। आप ये NCERT के एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लेन विद यू। तो डाउट को बचा के रखना नहीं है, डाउट को बताना है, समझाना है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। चल अब एक वर्ड आता है न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? हम न्यूट्रलाइजेशन कहते किसे हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ही खाना खा लेते हैं और कुछ बेस ले लेते हैं, तो ऐसा क्या होता है जो नॉर्मल सिचुएशन हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन। क्या सीखना पड़ेगा? देख लो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन वर्ड लिखा हुआ है, इसी को मैं अब यहाँ पे समझाने वाली हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत मुश्किल है, आ जाओ बेटा। न्यूट्रलाइजेशन, मेरे स्पेलिंग मतलब मेरी राइटिंग थोड़ी कर्सिव है तो एडजस्ट कर लेना, नहीं हो पाता मुझसे लिखने में, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, बस सुन लेना आप लोग, मैं PPT दिखा दूंगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब ये होता क्या? अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया था आपको कि एसिड दो तरीके का होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है, ठीक है। तो वीक की तो मैंने जनरली बात ही नहीं की अभी तक, फिलहाल मैं बात कर रही हूँ किसकी? एसिड की।
और एक बेस होता है, तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग होगा मैम और वो भी वीक होगा। तो ये याद रखना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली हम किस एसिड से करते हैं एंड किस बेस से करते हैं। तो ऑलवेज याद रखना है आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या मैम वीक एसिड वीक बेस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में बढ़ा रही हूँ, न्यूट्रल करना है ना, तो ध्यान देना। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मैं क्या कराती हूँ, रिएक्ट कराती हूँ, और रिएक्ट होने के बाद वहां पे क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। ना ही वो एसिडिक फॉर्म में रहता है, ना ही वो बेसिक फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, यहाँ पे अभी मैं इसको समझाती हूँ। देखो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड एंड बेस, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि जनरली मैं बता रही हूँ आपको, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना लेता है, सॉल्ट। अब एक बात बताओ, वैसे सॉल्ट टॉपिक में बहुत डिटेल में समझाऊंगे, ध्यान देना, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना कि मैम सॉल्ट आपने यहीं पे समझा दिया, बस थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से एसिड बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, और ये क्या, ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है, तो ये न्यूट्रल कहलाता है। क्लियर? यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl लेते हैं। ओके, आ जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम पेन बहुत दिक्कत कर रहा है, और HCl मैंने लिया, ठीक है। अब इसको मैंने रिएक्शन कराया। अब एक बात बताओ, अब मुझे खुद ही बताना आप लोग कि क्या रिएक्टिविटी सीरीज में ये इसको रिप्लेस कर पाएगा, सोडियम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, हाँ या ना? अगर हाँ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। तो ऑब्वियसली कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि मैम ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ज्यादा नंबर पे मतलब हाईली रिएक्टिव हो जाए एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो सोडियम किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को, तो क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा, प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा क्या, H2O बच जाएगा। अब ये हो गया वाटर, ठीक है। अच्छा ये क्या था मैम, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, हम पढ़ते हैं। ये क्या है मैम, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस मैंने पढ़ा है नहीं, मैं समझाऊंगी। स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे ही दोनों को रिएक्ट कराया तो ये क्या बना, ये टेबल सॉल्ट बना। अच्छा इसका अदर नेम क्या है, इसको दो तीन नाम से जानते हैं, ये दोनों तीनों नाम आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। पहले वीडियो को रोकना, फिर आंसर देना, या आप खुद में बोलना, रिपीट करना, अगर सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं बता देती हूँ, इसको कहा जाता है टेबल सॉल्ट। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको खाते हैं, टेबल पे हमारा सर्व रहता है। इसको कहते हैं हम कॉमन सॉल्ट, ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। और ये तो है ही सोडियम क्लोराइड। अब ये बताओ, ये नमक जो है, क्या वो एसिड है, नो मैम। क्या वो बेस है, नो मैम। तो ना ही एसिड है ना ही बेस है, मतलब कि ना ही एसिडिक शो कर रहा है ना ही बेसिक, तो ये क्या बता रहा है, न्यूट्रल बता रहा है, कुछ दोनों में से कुछ नहीं बता रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और बाद में पानी तो आता ही है, इसको तो बात ही नहीं करना। क्लियर हो रहा है? चलो, ये रहा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? एक्सपेरिमेंट करके बताता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस पे करना है, क्या है, नहीं है, कैसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि जब हम कुछ भी खा लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो हमें नॉर्मली हमें कैसे जो हमारा खाना होता है वो हमारा डाइजेस्ट कैसे हो जाता है, या नॉर्मल कैसे हो जाता है। तो बस वही एसिड बेस रिएक्ट करता है जाकर के और न्यूट्रल कर देता है, नमक पानी बना देता है, नॉर्मल हो जाती है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब इसके बाद हमें एक एक करके और भी बातें पढ़ना है, तो थोड़ा सा मैं एक बार समराइज कर देती हूँ आप लोगों को एक बार फिर से कि क्या क्या मैंने पढ़ाया। इसमें हमने पढ़ा है क्या, बार बार ये मत समझना कि मैम बार बार एक ही टॉपिक को बार बार बोले, मैं आप लोगों को रिपीटेशन के लिए बोलूँ ताकि आप लोग इसको सीख सको। केमिकल रिएक्शन, क्या मैंने बताया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बताया। पहला मैंने क्या बताया, तो बताओ जल्दी, कम वीडियो को रोको, फिर इसके बारे में बताओ। फर्स्ट मैंने बताया आपको, चाहे जहाँ जैसे भी आपको याद हो, नो मैटर, मैंने बताया आपको कि एसिड को रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, फिर एसिड को रिएक्ट करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर एसिड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। फिर इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। अब इसका P/Q आप लोगों को मैं थोड़ा दिखाती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड।
शायद मैंने इसमें पीवाईक्यू अटैच नहीं किया। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अटैच करके बता दूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा ही ढूँढा है इसमें तो मिला नहीं, पीडीएफ तो बहुत ज़्यादा ही है इसमें, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने डाला है, बट पीवाईक्यू मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत ढूँढा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक इसको देखो, समझो, मेरे वीडियो को अपने बच्चों तक, अपने स्टूडेंट तक, अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि वो भी देख सके और मुझे करेज मिल सके, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में।